Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn about नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इससे पहले जब लेक्चर हुआ था तो हम लोगों ने बात की थी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं और SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस किस तरह से प्रोसीड करते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को स्टार्ट करें, आप लोगों के लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हर SN1 रिएक्शन में, यानी कि जो भी रिएक्शन SN1 रिएक्शन होगा ना, उसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ज़रूर होगी। ठीक है, आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, यानी कि जिस भी रिएक्शन के अंदर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगी ना, इसका मतलब है कि वो SN1 रिएक्शन होगा, यानी कि उसके अंदर केटाइन लाजमी बना होगा, कोई ना कोई इंटरमीडिएट लाजमी बना होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। सबसे पहली चीज़ क्या है कि नेबरिंग ग्रुप होता क्या है। तो नेबरिंग ग्रुप को आप लोगों ने इस तरीके से समझना है कि जो रिएक्शन सेंटर होता है ना, ये आपके पास एक रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर एक ऐसा सेंटर या एक ऐसी जगह जहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर फिनाइल सल्फाइड लगा है, दरमियान में 2 कार्बन और साथ Cl है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि Cl के साथ C लगा हुआ, CCl और C फिनाइल सल्फाइड। ठीक है, कार्बन क्लोराइड और कार्बन फिनाइल सल्फाइड। तो कार्बन क्लोराइड जो है ये कार्बन फिनाइल सल्फाइड के नेबर्स हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि रिएक्शन सेंटर क्या है, तो ये कार्बन जो क्लोराइड के साथ अटैच हुआ हुआ है, रिएक्शन कहाँ हो रहा है, इस जगह पर। यानी कि जब न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा तो वो क्लोराइड आयन बनाएगा उससे, यानी कि क्लोरीन को रिमूव करेगा। तो क्या है कि इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के साथ वाले कार्बन के साथ जो ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं नेबरिंग ग्रुप। दोबारा सुन लें, रिएक्शन सेंटर के साथ वाले कार्बन के साथ जो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं नेबरिंग ग्रुप। ठीक हो गया, तो नेबरिंग ग्रुप की डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रुप्स एट द कार्बन नेक्स्ट टू रिएक्शन सेंटर आर कॉल्ड नेबरिंग ग्रुप्स। ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि नेबरिंग ग्रुप क्या चीज़ थी। अब दूसरी बात क्या है कि ऐसा मैकेनिज्म जिसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करता है तो उसकी पार्टिसिपेशन से स्पीड ऑफ रिएक्शन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नेबरिंग ग्रुप जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। ऐसे रिएक्शन को जिसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करता है हम लोग कहते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होती है ना, उसको हम लोग एंकीमेरिक असिस्टेंस भी कहते हैं। एंकीमेरिक असिस्टेंस का क्या मतलब होता है, ये जो है ना एक दो ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है, जिनमें से जो पहला वर्ड है एंकी, उसका मतलब होता है नेबर्स। ठीक है, नेबर या नेबरिंग, और मैरिक या फिर मर, इसका मतलब होता है पार्ट, यानी टू टेक पार्ट। तो एंकीमेरिक असिस्टेंस का मतलब हुआ कि नेबरिंग ग्रुप की पार्टिसिपेशन। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को हम लोग एंकीमेरिक असिस्टेंस भी कहते हैं। और जब भी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करता है ना किसी भी रिएक्शन में, तो रिएक्शन जो है वो हमेशा स्पीड अप हो जाता है। तो हम लोग ने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की थी कि आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन जो है वो SN1 है। तो हमने कहा था रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाता है SN1 में। तो SN1 में क्यों स्पीड अप होता है, क्योंकि उसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होती है, उसकी वजह से रिएक्शन जो होता है वो स्पीड अप हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें साथ नेबरिंग ग्रुप लगा हुआ है, और सेम वही मॉलिक्यूल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या फ़र्क है कि नेबरिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ। हम लोगों ने रिएक्शंस किए और फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट किया कि विद न्यूक्लियोफाइल और विदाउट न्यूक्लियोफाइल, या विद नेबरिंग ग्रुप और विदाउट नेबरिंग ग्रुप जो है उसमें क्या फ़र्क आया है। तो यहाँ पर आप लोग के पास मौजूद है एक मॉलिक्यूल जिसमें यहाँ पर एक साइड पर लगा फिनाइल सल्फाइड और यहाँ पर लगा क्लोरीन। हमें पता है कि क्लोरीन जो है ये लीविंग ग्रुप है, यानी कि कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो क्लोरीन जो है वो लीव हो जाएगा, और फिनाइल सल्फाइड जो है ये एक नेबरिंग ग्रुप है। अगर आप लोग नीचे वाले में देखें तो पूरा मॉलिक्यूल वैसे का वैसे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नेबरिंग ग्रुप अटैच नहीं है। नेबरिंग ग्रुप ना अटैच होने की वजह से रिएक्शन जो है वो 600 टाइम्स जो है वो कम प्रोसीड कर रहा है इससे, या हम कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो रिएक्शन है ये 600 टाइम्स फास्टर प्रोसीड करेगा देन दिस वन। नेक्स्ट हमारे पास सेम वही चीज़ की यहाँ पर भी एक नेबरिंग ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि फिनाइल प्रेजेंट है। तो जब ये रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, तो ये रिएक्शन CF2CO2H के साथ देगा और ये 3000 टाइम्स फास्टर रिएक्ट करेगा देन दिस वन, क्योंकि यहाँ पर भी फिनाइल नहीं लगा हुआ। यानी कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से प्रोसीड करता है। और आप लोग जैसे देख सकते हैं कि ये तेज़ी मतलब कोई ऐसे नहीं है 1 और 2 टाइम्स, बल्कि 600 टाइम्स, 3000 टाइम्स, और इससे भी ज़्यादा जो है वो फास्टली रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टोसाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो आपको TSO नज़र आ रहा है ना, इसको हम लोग टोसाइल ग्रुप भी कहते हैं, इसको हम लोग टोसाइलेट भी कहते हैं, और इसका अगर हम पूरा नाम देखें तो होता है पैराटोलुइन सल्फोनेट। और ये जो पैराटोलुइन सल्फोनेट होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है।
यानी कि टॉलुइन बना हुआ है, यानी कि टॉलुइन हम लोग कहते हैं बेंजीन के साथ जब CH3 अटैच होता है, और साथ में SO3 नेगेटिव आप लोग कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये वाला जो मॉलिक्यूल है आर की जगह पे O होगा तो SO3 नेगेटिव भी आप इसको कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं टोसाइल ग्रुप, ठीक। तो टोसाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हुआ हुआ है। अब क्या होगा, नेबरिंग ग्रुप, आप लोग सोचेंगे यहाँ पर तो कोई नेबरिंग ग्रुप ही नहीं है, लेकिन ये सोच गलत है, क्योंकि यहाँ पर नेबरिंग ग्रुप प्रेजेंट है। और नेबरिंग ग्रुप क्या चीज़ है यहाँ पर, नेबरिंग ग्रुप जो है हमारे पास वो है ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल वहाँ पर सिर्फ नेबरिंग ग्रुप हो सकता है जिसके पास लॉन पेयर हो, बल्कि डबल बॉन्ड भी एक्ट करता है एज अ नेबरिंग ग्रुप। मतलब कि वो भी स्पीड अप करेगा रिएक्शन को, वो हेल्प करेगा SN1 मैकेनिज्म को होने में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम नीचे वाले को देखें तो नीचे वाले में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो फिर हम वही बात कर रहे हैं कि रिएक्शन जो है एसिटिक एसिड के साथ जब हम कराएंगे तो वो 10⁻11 टाइम्स फास्टर होगा इसमें बनिस्बत इसके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिर एक और मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास जो है वो एक साइक्लोहेक्सेन है और उसके साथ यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, OTS और OAC। तो ये है एसिटेटाइन और ये है हमारे पास टोसाइलेट ग्रुप, दोनों चीज़ें लगी हुई हैं। अब क्या होगा जब इसको एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये वाला ग्रुप जो है जिसमें हमारे पास नेबरिंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये जो OAC है ना, यानी कि एसिटेट आइन जो है हमारे पास, ये जो है नेबरिंग ग्रुप के तौर पे एक्ट करेगा और 670 टाइम्स फास्टर रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। अब एक चीज़ जो हमारी रह गई थी वो ये थी कि सॉल्वोलाइसिस क्या होती है। तो सॉल्वोलाइसिस एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें सॉल्वेंट जो होता है ना वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है हम उसको कहते हैं सॉल्वोलाइसिस प्रोसेस, ये सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन। और इन सबको अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। फर्दर हम लोग इसकी दो और एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं और फिर हम लोग रीजंस देखेंगे कि किस तरह से नेबरिंग ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। कि हमारे पास यहाँ पर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो है उसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है कि क्या है कि O है, ठीक है। O यहाँ पर जो है वो एक नेबरिंग ग्रुप के तौर पर एक्ट करेगा और क्लोराइड आयन को रिमूव करने में हेल्प करेगा। अभी किस तरह से होता है ये हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, अभी आप लोग बस एग्जांपल्स देख लें कि इसमें यहाँ पर O प्रेजेंट था, ठीक है, ये एक ईथर बना हुआ था, यहाँ पर O प्रेजेंट था, तो उसकी वजह से यानी कि नेबरिंग ग्रुप की वजह से ये 10⁻6 टाइम्स फास्ट रिएक्ट किया एज कम्पेयर टू सिंपल मॉलिक्यूल यहाँ जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि जो ईथर नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ये फिनाइल और एक साइड पर लगा हुआ है क्लोराइड आयन। तो आप लोग इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर फिनाइल प्रेजेंट है तो ये फास्टर रिएक्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन जिसमें फिनाइल प्रेजेंट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि नेबरिंग ग्रुप हम कब से कह रहे हैं कि भाई पार्टिसिपेशन होती है तो रिएक्शन फास्ट होता है, तो ऐसा क्या होता है नेबरिंग ग्रुप में, क्यों पार्टिसिपेशन जो है वो फास्ट होती है या रिएक्शन फास्टली प्रोसीड क्यों करता है। तो इसकी एग्जांपल आप लोग देखेंगे फिर आप लोग को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आएगी। इसकी एग्जांपल आप लोग ये देखें फर्स्ट वाली जिसमें हमारे पास ईथर प्रेजेंट है, जो ऊपर एग्जांपल किया हमने वही वाली नीचे है और उसमें उन्होंने बताया कि रिएक्शन प्रोसीड किया किस तरह से है। तो यहाँ पर जो है ईथर है, ऑक्सीजन के पास जो है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हमें पता है ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हुआ क्या है रिएक्शन में, हमें पता है SN1 रिएक्शन जब भी प्रोसीड करता है हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं कि न्यूक्लियोफाइल पहले लीव करता है। एक न्यूक्लियोफाइल मतलब कि जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन पहले लीव कर जाएगा, उसके बाद दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा और साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। हमने कभी ये सोचने की जहमत ही नहीं की कि भाई मतलब उसको बैठे बिठाए होगा क्या, वो क्यों लीव करेगा जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक ही नहीं किया। अब अगर हम बात करें SN2 रिएक्शंस की तो हमें पता है SN2 रिएक्शंस में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आता है, आके अटैक करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करता है, उसकी जगह पे अटैच हो जाता है। अंडरस्टूड है बात ये वाली, मतलब समझ आ सकती है हमें कि इजीली समझ आ रही है। अगर हम बात करें SN1 की तो सोचने वाली बात है कि SN1 में ऐसा क्या होता है कि क्लोरीन पहले रिमूव हो जाएगा और फिर कोई और चीज़ आके अटैच होगी, तो क्लोरीन बैठे बैठे क्या हो जाएगा क्लोरीन को कि वो रिमूव होगा। उसकी रीज़न है हमारे पास नेबरिंग ग्रुप, यानी कि वो एटम या वो ग्रुप जो क्लोरीन के कार्बन के साथ अटैच हुआ हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर देखें ऑक्सीजन अटैच है, अब ऑक्सीजन करता क्या है, किस तरह से रिमूव करता है क्लोरीन को, तो ये करता क्या है, इसके पास होता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें यहाँ पर कि इसके दो बॉन्ड्स पूरे हैं लेकिन इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हुए कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। जब ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा कार्बन के 4 बॉन्ड यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो कार्बन को ज़रूरत ही नहीं है कि वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के रखे। क्या होगा, ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये इसके साथ बॉन्ड ब्रेक कर लेगा कार्बन अपना, ठीक है। जब कार्बन यहाँ से अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो यकीनन ऑक्सीजन के पास बॉन्ड ज़्यादा हो गए तो इस पर पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। 3 बॉन्ड्स हो गए ना इसलिए पॉजिटिव का साइन आ गया और साथ क्लोराइड आयन जो है वो रिमूव हो गया। इस स्टेप को हम कह सकते हैं यहाँ पर आयनाइजेशन हुई है,
ठीक है, इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर आयनाइजेशन हुई है। हम आयनाइजेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये देखें इसके ऊपर पॉजिटिव का साइन आ गया और यहाँ पर क्लोराइड आयन पर नेगेटिव का साइन आ गया, तो इसलिए हमने कहा आयनाइजेशन हुई है। नेक्स्ट क्या हुआ कि HOR, कोई भी हमारे पास अल्कोहल था वो आके रिएक्ट किया और दोबारा से ये चीज़ यूँ हो गई। अब अगर आप ये दरमियान वाला स्टेप छुपा दें तो आप लोग नोटिस करेंगे कि फर्स्ट वाला स्टेप और लास्ट वाला स्टेप ये वैसे जैसे हम लोग आज तक हमेशा पढ़ते आए हैं कि एक क्लोरीन रिमूव हुआ और उसके बाद यहाँ पर OR आकर अटैच हो गया, लेकिन रीज़न हम लोगों को अब पता लगे कि क्लोरीन किस तरह से रिमूव हुआ और OR किस तरह से आकर वहाँ पर अटैच हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है एक और एग्जाम्पल जिसमें हम बताएंगे कि सल्फाइड किस तरह से नेबरिंग ग्रुप के तौर पर एक्ट करता है। अब सल्फाइड में क्या होता है, यहाँ पर फिनाइल सल्फाइड लगा हुआ है, यहाँ पर 2 कार्बन आइटम्स लगा हुआ है, ये क्लोरीन है। अब इस मॉलिक्यूल में होता क्या है कि यहाँ पर भी सेम जैसे ऑक्सीजन ने हटाया था ना क्लोरीन को, ये भी उसके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और क्लोरीन को हटाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। वहाँ पर जो है ना एक कार्बन था, ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन था, तो यहाँ पर कोई रिंग नहीं बन सकता था, सिर्फ डबल बॉन्ड बन सकता था, तो उसने डबल बॉन्ड बना लिया। नीचे वाले कार्बन में क्या है, यहाँ पर 2 कार्बन हैं और एक सल्फर है, यानी कि यहाँ पर एक रिंग बन सकता है। किस तरह से बनेगा, ये देखें, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, इस वाले कार्बन के साथ क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना है सल्फर ने, तो सल्फर इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ना तो ये क्लोरीन साइड पे हो जाएगा और यहाँ पर एक जो है वो 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। बाकी सारा मॉलिक्यूल वैसे का वैसे रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, HOR आके अटैक करेगा, यानी कि कोई भी अल्कोहल आके अटैक करेगा और साथ उसका OR ग्रुप लग जाएगा, सेम वैसे का वैसे हो जाएगा ये। तो यहाँ पर असिस्टेंस किस चीज़ ने की, 3 मेंबर्ड रिंग ने, जबकि यहाँ पर किस चीज़ ने असिस्टेंस की है, डबल बॉन्ड ने। ठीक हो गया, होप्स आपको ये वाला जो है ना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ के देखते हैं कि आयनाइजेशन की वजह से स्टार्ट हुआ है जो रिएक्शन है। उन्होंने कहा है कि आयनाइजेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल इज असिस्टेड बाय द लॉन पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिच फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, यानी कि जो रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट क्यों हुआ है, क्योंकि आयनाइजेशन हुई है। और आयनाइजेशन किसकी वजह से हुई है, एक इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन रिच फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था जिसके पास लॉन पेयर था, उसकी वजह से आयनाइजेशन हुई है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन या सल्फर की वजह से आयनाइजेशन हुई है। एक और बात भी बता दूं कि ऑक्सीजन और सल्फर ये पीरियोडिक टेबल में एक दूसरे के नीचे आते हैं, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन ऊपर होता है और सल्फर उसके नीचे होता है, तो इनकी बहुत ज़्यादा सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं। इसके पास भी लॉन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 होते हैं, इसके पास एक लॉन पेयर होता है। ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड्स बना सकता है और सल्फर भी 2 बॉन्ड्स ही बना सकता है। तो सल्फर भी जब 3 बॉन्ड्स बनाता है तो इस पर डेफिशिएंसी या फिर हम कह सकते हैं इस पर पॉजिटिव का साइन आ जाता है क्योंकि इसने बॉन्ड ज़्यादा बना लिए होते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहली एग्जाम्पल में ईथर इन द फर्स्ट एग्जाम्पल असिस्ट बाय फॉर्मिंग अ बॉन्ड, फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड बनाया ना, इसको हम पाई बॉन्ड कह सकते हैं। तो ईथर में क्या हुआ है कि पाई बॉन्ड की वजह से असिस्ट किया और सल्फाइड में क्या हुआ है कि 3 मेंबर्ड रिंग ने असिस्ट किया रिएक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कॉमन फीचर ऑफ ऑल मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक इंटरमीडिएट। आप लोग मोस्टली देखेंगे कि जब ज़्यादा सारे कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होंगे ना दरमियान में, तो मोस्टली ऐसा होगा कि आप लोग देखेंगे एक साइक्लिक रिंग्स बनेंगी, बेशक 3 मेंबर्ड हो, बेशक 5 मेंबर्ड हो, बेशक 6 मेंबर्ड हो, इस तरह से। अब इनमें से कौन सी रेयर है, कौन सी कॉमन है रिंग्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे। की पॉइंट्स में आपके पास है कि डाई इक्वेटोरियल कन्फर्मेशन विल ऑलवेज बी मोर स्टेबल देन डाई एक्सियल। अब ये क्यों होता है ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास है ये, सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि सिन और एंटी में क्या फ़र्क होता है। तो सिन और एंटी में ये फ़र्क होता है कि आप लोग ये मॉलिक्यूल देख रहे होंगे, ये बेंजीन वाला मॉलिक्यूल, इस सिन और एंटी में डिफरेंस क्या होता है कि अगर तो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ दोनों बॉन्ड्स एक ही साइड पर बने होंगे तो हम उसको कहेंगे कि सिन है, और अगर दोनों बॉन्ड्स ऑपोजिट साइड्स पर बने होंगे तो हम उसको कहेंगे एंटी है। इस बात का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल है ना, ये है हैच बॉन्ड। हैच बॉन्ड का मतलब होता है कि कार्बन के पीछे प्रेजेंट है ये, ठीक है, ये कार्बन के पीछे प्रेजेंट है। और इसका मतलब होता है वेज बॉन्ड, इसका मतलब है ये कार्बन के सामने प्रेजेंट है। तो एक पीछे प्रेजेंट है, एक सामने प्रेजेंट है, यानी कि ऑपोजिट साइड्स पे है, तो इसको हम कहेंगे एंटी डायस्टीरियोमर्स। जबकि अगर हम बात करें इस वाले की तो इसमें दोनों बॉन्ड्स जो हैं वो वेज बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो दोनों बॉन्ड्स वेज बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों आइटम्स जो हैं, दोनों ग्रुप्स जो हैं, ये कार्बन के सामने प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब दोनों ग्रुप्स कार्बन के सामने प्रेजेंट होंगे तो हम इसको कहेंगे ये सिन डायस्टीरियोमर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इज टेकिंग प्लेस। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होती किस तरह से है, हमें कैसे पता लगेगा कि नेबरिंग ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि
रिएक्शन जो है वो बहुत फास्टली प्रोसीड करता है जब भी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रही होती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अगर तो स्टीरियो केमिस्ट्री सेम हो तो हम कहते हैं रिएक्शन SN1 होगा, लेकिन अगर स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो चेंज हो जाए तो हम कहते हैं रिएक्शन जो है वो SN2 होगा। अब स्टीरियो केमिस्ट्री सेम होने का और चेंज होने का क्या मतलब है? स्टीरियो केमिस्ट्री सेम और चेंज होने का मतलब है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन या फिर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन का मतलब है कि सेम रहती है स्टीरियो केमिस्ट्री, और स्टीरियो केमिस्ट्री का क्या मतलब है कि बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बॉन्ड जो है वो वेज बॉन्ड है और एक बॉन्ड जो है वो हैश बॉन्ड है, तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी एक बॉन्ड जो है वो जो है हैश बॉन्ड रहा है और एक बॉन्ड जो है वो वेज बॉन्ड रहा है। ठीक है, तो हमने इसको कहा ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुई है, यानी सेम रहे हैं। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर दोनों बॉन्ड पहले थे वेज बॉन्ड, उसके बाद एक हैश बॉन्ड बना और एक वेज बॉन्ड बना, यानी कि चेंज हुआ है ना, तो हमने इसको कहा ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इनके कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि रिटेंशन का क्या मतलब है कि सेम स्टीरियो सेंटर बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, यानी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो स्टीरियो सेंटर होता है ना वो सेम ही रहता है। जबकि इन्वर्जन की बात करें तो इसमें डिफरेंट स्टीरियो सेंटर होता है बिफोर और आफ्टर रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर रिटेंशन, जब भी रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगी ना तो हम कहेंगे कि नेबरिंग ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन अगर इन्वर्जन होगी ना तो इन्वर्जन में हम कहेंगे नहीं, नेबरिंग ग्रुप ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करता है तो उसकी एक हिंट क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो फास्टर प्रोसीड करता है, जबकि इन्वर्जन में रिएक्शन पे कोई असर नहीं होता है या समटाइम्स स्लो हो जाता है क्योंकि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं होती। रिटेंशन जहाँ पर भी होगी आप लोग कहेंगे SN1 रिएक्शन हुआ है, जबकि इन्वर्जन जब होगी तो हम लोग कहेंगे SN2 रिएक्शन प्रोसीड किया। और ये जो लास्ट पॉइंट है ये है कि अगर दो SN2 रिएक्शंस होंगे, ठीक है, यानी कि दो सक्सेसिव इन्वर्जन्स होंगी तो ओवरऑल रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगी। इस बात का क्या मतलब है ये मैं आप लोग को बताती हूँ। इसमें ना एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल लेनी है इसको, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है A और B, इसमें SN2 हुआ है। ठीक है, इसने SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड किया। अब हुआ क्या है कि SN2 में हमें पता है कि जो है ना वो इन्वर्जन होती है, यानी कि चेंज हो जाता है। तो ये B जो है ये इस वाली साइड पर आ जाएगा और A इस वाली साइड पर आ जाएगा। ठीक है, ये एक SN2 हुआ है। नेक्स्ट अगर हम SN2 एक और प्रोसीड करें इसी को ही, तो SN2 जब दोबारा होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर A इस साइड पर आ जाएगा, B इस साइड पर आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम नहीं हो गई। तो जब ये चीज़ें सेम हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि दो कंसेक्टिव अगर SN2 होना तो जो है ओवरऑल रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है। ठीक है, मतलब कि दो इन्वर्जन्स मिलके रिटेंशन बनाती हैं। समझ आ गई आप लोगों को? तो ये था इसका रिटेंशन और इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं अपने रियल टॉपिक की तरफ जो हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं। मेजर पोर्शन हमारा यही है इसका। इसमें हमारे पास आप लोग देख सकते हैं एक हैच बॉन्ड है और एक जो है वो एक वेज बॉन्ड है और एक हैच बॉन्ड है। इसमें हो क्या रहा है कि ACOH आके रिएक्ट कर रहा है, यानी कि एसिटिक एसिड आके यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। और होता क्या है इसमें कि आप लोग देखेंगे OTS ये जो है ना टोसाइलेट ग्रुप इसको रिमूव करेगा और उसकी जगह पे ACO जो है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली तो हमें ये रिएक्शन नजर आ रहा है और हमने कह दिया कि यहाँ पर जो है ना वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुई है। जबकि अगर हम इस वाले की बात करें जिसमें दोनों बॉन्ड सामने थे, इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुई है। अब आप लोगों से ये रीज़न पूछी जा सकती है कि ऐसा क्यों हुआ है, यानी इसमें क्यों रिटेंशन हुई है और इसमें इन्वर्जन जो है वो किस रीज़न की वजह से हुई है। तो ये हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग पहले ये वाला रिएक्शन देखेंगे, लाइन स्टेप वाइज हम लोग करेंगे। तो इस रिएक्शन का पहला स्टेप क्या था हम लोग पहले ये देखेंगे। इसमें आप लोगों ने क्या देखना है, स्टेप 1 जो है ना हमारे पास, उसमें हम लोगों ने ये वाला जो है ना मॉलिक्यूल लिया है, इसको हम लोगों ने इसकी चेयर कन्फर्मेशन ड्रॉ की है। जब हमने इसकी चेयर कन्फर्मेशन ड्रॉ की ना तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ हुई। ठीक, अब ये जो दो बॉन्ड्स हैं ये है हमारे पास इक्वेटोरियल। अब पहले इससे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो उसकी एग्जांपल के लिए आपके पास ये मौजूद है। एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो हमेशा वर्टिकल होते हैं, यानी अपवर्ड साइड पे होते हैं। आप लोगों को नज़र आएंगे जो ब्लू से आपको शो किए गए ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस है। तो एक्सियल बॉन्ड्स जब भी होते हैं ना हमेशा स्ट्रेट लाइन लगी हुई होती है, जबकि अगर हम बात करें इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की तो ये हमेशा हॉरिजेंटल होते हैं, यानी कि आप लोग को स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, टेढ़े मेढ़े से होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आप पिंक पिंक में देख रहे हैं, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड, इस तरह के बॉन्ड्स साइड पे जो लगे हुए हैं ये हॉरिजेंटल होते हैं और ये हम कह सकते हैं इनको डाउनवर्ड होते हैं, पिंक में जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो एक्सियल बॉन्ड्स और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं ना इनमें ये फ़र्क है। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये भी इक्वेटोरियल है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना, ये भी इक्वेटोरियल है और ये भी इक्वेटोरियल है, दोनों इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। अब हुआ क्या है इसमें, हम लोगों ने रिंग को थोड़ा सा फ्लिप किया। रिंग को फ्लिप क्यों किया है, ताकि हम लोग इनको इक्वेटोरियल पोजीशन से एक्सियल पोजीशन पर ला सकें। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पर ला सके। अब हमने क्या किया, रिंग को फ्लिप किया। रिंग को फ्लिप करने का मतलब क्या है, आपने ये वाला कॉर्नर पकड़ा, आपने ऊपर को खींचा।
जब हमने रिंग को खींचा है ना, मतलब कि रिंग को फ्लिप किया, फ्लिप करने का मतलब है आपने ये वाला एंड उठा के ना ऊपर खींचा है। जब ये वाला ऊपर खींचा है तो ये कॉर्नर पे आ जाएगा और ये ACO वाला ग्रुप जो है वो दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। तो रिंग कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसको रिंग को आपने इस तरह से बना लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, OTS ग्रुप एज इट इज़ लगा हुआ है। अब हम बता रहे हैं ये जो नेबरिंग ग्रुप है ना साथ, ACO का जो नेबरिंग ग्रुप पहले से लगा हुआ है, इसका क्या रोल है। इसका ये रोल होता है कि ये है एसीटेट आइन, ठीक है। एसीटेट आइन कैसे बनता है, ये हमारे पास होता है CH3COOH, ये होता है ना एसिटिक एसिड। इसमें से अगर हम H रिमूव कर दें तो एसीटेट आइन बनता है, ठीक है, CH3COO नेगेटिव। अब हमने क्या करना है, एसीटेट आइन को ना थोड़ा खोल के शो करना है, मतलब कि थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर बनाना है उसका। यहाँ पर C प्रेजेंट था, ठीक है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर C होता है। एसीटेट आइन किस तरह से है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, ठीक है, और पीछे जो भी R लगा हुआ है यानी कि CH3 है या कुछ भी है। तो आप लोगों ने इस तरह से इसको खोल कर शो कर दिया। अब क्या हुआ है नेक्स्ट में, हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो इस जगह पर आप लोग को नजर आ रहा है। ऑक्सीजन में क्या होगा, ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये अटैक करेगा इस कार्बन आइटम पे, और कार्बन आइटम पे अटैक करने की वजह से ये डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ। जैसे ही ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा ना, तो यहाँ से टोसाइलेट ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये लॉन पे यूज करते हुए यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से टोसाइलेट ग्रुप रिमूव होगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ऑक्सीजन जब साइड वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, बाकी पूरे का पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो ऑक्सीजन है ना, ये बॉन्ड बना लेगा इस वाले कार्बन के साथ, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव का साइन अगेन, क्योंकि इसने अपने बॉन्ड जो है वो ज़्यादा बना लिए। अब उन्होंने ये जो 3 स्ट्रक्चर है ना, ये सेम ही चीज़ है। उन्होंने बताया इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम दोबारा इस तरह से लिखना चाहें ये वाला बना के, तो हम लोगों ने उस तरह से बना के दिखाया कि इस तरह से होगा फिर, और पॉजिटिव साइन आएगा इस पर। और अगर रेजोनेंस को शो कराना हो तो पॉजिटिव साइन जो है वो रोटेट करेगा इस तरफ डबल बॉन्ड के साथ, और कभी उस तरफ, तो रेजोनेंस हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इस मैकेनिज्म या इस रिएक्शन के बारे में, इस स्टेप के बारे में उन्होंने क्या लिखा कि मैकेनिज्म जो है ना पहले स्टेप का, ये SN2 की तरह का है। अब यहाँ पर जो मेजर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी ना, वो ये थी कि रिएक्शन SN2 किस तरह से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो किसी बाहर वाले ग्रुप ने अभी तक आकर अटैक ही नहीं किया, किसी बाहर वाले ग्रुप ने तो आकर अटैक नहीं किया और इसको निकाला। तो इसका आंसर ये है कि SN2 विद इन द मॉलिक्यूल भी हो सकता है। यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म जो हुआ है वो विद इन द मॉलिक्यूल हुआ है, और इसीलिए इसको हमने कहा कि ये यूनिमॉलिक्यूलर है, क्योंकि अंदर वाले न्यूक्लियोफाइल ने इसको रिमूव किया है, यानी अंदर वाले नेबरिंग ग्रुप ने इसको रिमूव किया, और इसीलिए हमने इसको कहा कि ये SN2 ग्रुप है, SN2 रिएक्शन हो रहा है और ये यूनिमॉलिक्यूलर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एसिटिक एसिड अटैक करेगा इंटरमीडिएट पे, और फिर इन्वर्जन होगी, और फिर वो एक ट्रांस प्रोडक्ट देगा। अभी किस तरह से होगा हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों ने देखा कि जो हमारा इंटरमीडिएट बना था, इंटरमीडिएट के ऊपर एसिटिक एसिड ने अटैक किया है, और जो है ना एसिटिक एसिड अटैच हो गया। अब आप लोग सोचेंगे अटैच किस तरह से हुआ है, तो अटैच इस तरह से हुआ है कि यहाँ पर तो एसिटिक एसिड ऑलरेडी लगा हुआ है, ACO इस जगह पर लगा हुआ है, अटैच हुआ हुआ है। नेक्स्ट ACO जो है उसने यहाँ पर अटैक किया है, इस ऑक्सीजन ने जो बॉन्ड बनाया था ये वापस फॉरन ब्रेक करेगा, अपना स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले भी स्टेबल था। ये ऑक्सीजन जो है वो स्टेबल हो जाएगा, इसके बॉन्ड्स जो है वो 2 हो जाएंगे, और एसिटिक एसिड यानी ACO जो है एसिडेट आइन, वो यहाँ पर दोबारा से अटैच हो जाएगा। तो अब आप लोग देखें तो ये भी एक्सियल पोजीशन पर है, और ये वाला भी एक्सियल पोजीशन पर है, स्ट्रेट लाइंस है ना ये, तो हमने कहा कि एक्सियल पोजीशन पर है दोनों। अब हम रिंग को दोबारा फ्लिप करेंगे। अब रिंग को फ्लिप करने का क्या मकसद है, अब रिंग को फ्लिप करने का ये मकसद है कि जब दोनों मॉलिक्यूल्स यानी डाई एक्सियल करेंगे इसको, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स एक्सियल पोजीशन पर हैं, तो डाई एक्सियल शो करें। और डाई एक्सियल शो करने की वजह से क्या होता है कि स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि दोनों बड़े 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 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गए हैं, एक्सियल पोजीशन पर है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर जो है वो हमें रिंग फ्लिप करने की ज़रूरत है, ताकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर चले जाए, आगे पीछे हो जाए, ताकि ये एक दूसरे के साथ स्टीरिक हिंड्रेंस ना हो। स्टीरिक हिंड्रेंस को रोकने के लिए रिंग को फ्लिप किया, और मॉलिक्यूल जो है वो ACO का एक इस साइड पर लग गया, एक इस साइड पर लग गया, और इसको अगर ओवरऑल लिखे तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्यों कहा कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन हुई है, इसकी रीज़न ये है कि अगर आप लोग पीछे वाला मॉलिक्यूल देखें ये वाला, तो यहाँ पर ACO था, यहाँ पर OTS था। अब अगर आप लोग नया मॉलिक्यूल देखें, यहाँ पर ACO और यहाँ पर भी ACO लग गया है, ठीक है। और ओवरऑल जो है वो रिएक्शन जो है वो इस तरह से प्रोसीड किया, तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वाई इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल देन डाई एक्सियल, कि एक डाई इक्वेटोरियल जो है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों है बनस्बत डाई एक्सियल के। तो इसमें वही बात है कि डाई एक्सियल बॉन्ड में क्या होता है कि पैरेलल होते हैं एक दूसरे के ग्रुप्स जो होते हैं, और क्या होता है कि हाइड्रोजन से अगर बड़े सब्सटीट्यूएंट्स हो ना, क्योंकि सिर्फ एक हाइड्रोजन ही है जो छोटा सब्सटीट्यूएंट है, हाइड्रोजन से जितने भी बड़े सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं ना, उन सब के दरमियान में क्या होता है, रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है, स्टेरिक क्राउडिंग होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होती है, स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकता, कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ज़रूरी होता है कि मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से अरेंज करे कि उनके दरमियान
जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन हो, ताकि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो लोग एक दूसरे दूर 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 रहते हैं, और इसको बेटर पोजीशन यही है कि वो एक्सियल पे ना हो ओरिएंटेड, बल्कि वो इक्वेटोरियल पे हो। इसी तरह साइक्लोहेक्सोन जो होता है वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है कि उसके जो हाईली सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स होते हैं ना, वो इक्वेटोरियल पोजीशंस पर जो है वो साथ लगे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप लोग देखेंगे ये स्टीरिक इफेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है। ये एग्जांपल जो है वो स्टीरिक हिंड्रेंस की है, तो आप लोगों ने ये नहीं समझना मैं साइक्लोहेक्सेन की एग्जांपल दे रही हूँ, स्टीरिक हिंड्रेंस की एग्जांपल दे रही हूँ। इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप जो है वो ऊपर प्रेजेंट है और दोनों हाइड्रोजन नीचे। हाइड्रोजन को तो कोई मसला नहीं है, जहाँ मर्जी इनको प्लेस कर दो, लेकिन मिथाइल ग्रुप्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्योंकि ये बड़े ग्रुप्स हैं, तो ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं ज़्यादा स्पेस, और फिर ये रिपल्शन हो रही है। यहाँ पर रिपल्शन होने की वजह से एनर्जी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल की, और जब एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट, और यहाँ पर स्टेबिलिटी कम है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल जो है वो नहीं सर्वाइव नहीं करता, ये नहीं अच्छा लगता, नहीं बनता सही। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये। अगर इसको देखें तो एक मॉलिक्यूल जो है वो इस तरफ है मिथाइल का, एक उस तरफ है, तो यहाँ पर स्टीरिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल ज़्यादा अच्छा बन सकता है और स्टेबल भी है। तो ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, उन्होंने बात की कि वाई डज द अदर डायस्टीरियोमर्स रिएक्ट विद इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी कि इन्वर्जन क्यों होती है, रिटेंशन क्यों नहीं होती। ठीक है, तो इसका जवाब, और एक और चीज़ के जैसे हम लोगों ने वो पीछे दो रिएक्शंस पढ़े थे, तो ये वो वाला है जिसमें सिन डायस्टीरियोमर की हमने बात की थी। अब हम देखेंगे कि किस तरह से फर्दर प्रोसीड करता है। इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है ये 3 लाइंस लगा के उन्होंने आगे कुछ बनाया हुआ है। तो ये जो 3 लाइंस होती हैं ये इक्विवेलेंसी शो करती हैं दो एलिमेंट्स के दरमियान में, कि ये इक्वल ही हैं, ये एक जैसे हैं। अब अगर आप लोग देखें उसमें जो है सबसे पहला स्टेप क्या हुआ था कि हमने रिंग को फ्लिप किया था, क्योंकि हमने दोनों को एक्सियल पोजीशन पर लाना था, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑलरेडी एक्सियल पोजीशन पर ही मौजूद हैं, इसलिए हम लोगों ने रिंग को फ्लिप नहीं किया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पर ऑलरेडी मौजूद है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने उन्होंने क्या किया था कि कार्बन यानी जो ओ ए सी ग्रुप था उसको इस तरह से उन्होंने जो है वो अरेंज किया था कि उसके लॉन पर जो है ना ऑक्सीजन के वो पार्टिसिपेट कर सके बॉन्ड बनाने में और उसको निकालने में, तो साइल ग्रुप को। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें वहाँ पर तो अरेंज हो गए थे और वो सिंपली उसने बॉन्ड बनाया कार्बन से और उसने निकाल दिया, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखें ना कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, इसने टोसाइल के साथ जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ है। इस वाले को रिमूव करने के लिए, इस टोसाइलेट ग्रुप को रिमूव करने के लिए कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं मिल रही, कोई प्रॉपर जगह नहीं मिल रही ओ के ऑक्सीजन के लॉन पेयर को कि वो अटैक करे और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए और इसको रिमूव कराए। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी है यहाँ पर, एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा है, तो स्टेबल नहीं है मॉलिक्यूल। तो क्या हुआ, अगर आप लोग इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे ना टोसाइलेट को, इसी जगह से ऐसे ही जैसे आप लोग को नज़र आ रहा है, सिर्फ इसमें चेयर कन्फर्मेशन ड्रॉ की है। तो ये जो एसीटेट आयन है, यहाँ पर एसीटेट आयन का जो ऑक्सीजन है ये अटैक करना चाहेगा, लेकिन ये अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ पर हिंड्रेंस भी ज़्यादा है, तो ये इसको प्रॉपर जगह नहीं मिल रही। कार्बन के पास कहाँ से अटैक करे, उस वाली जगह पर जहाँ से उसने बॉन्ड तोड़ना है। फिर आप लोग दिमाग में आएगी हम इसको अगर उल्टा के देखें, तो हमने कहा चलो ठीक है हम रिंग को फ्लिप करके देख लेते हैं। जब हमने रिंग को फ्लिप करके देखा, चेंज करके देखी उसकी पोजीशन, तो क्या हुआ कि तब भी ऑक्सीजन जो है वो इस तरफ आ गया। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन आप लोग करके देखेंगे ना रिंग को फ्लिप, तो ऑक्सीजन जो है वो फिर भी नेगेटिव दूसरी साइड पर आ रहा है, तो यहाँ से तो और दूर पड़ रहा है इसको कि वो किस तरह से कार्बन पर अटैक करे और टोसाइलेट ग्रुप को रिमूव कराए। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि जो यहाँ पर नेबरिंग ग्रुप है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, और जब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होगा। और रिएक्शन कब होगा, जब एक एसिटिक एसिड आके इस पर अटैक करेगा और इसको रिमूव करेगा, यानी कि फिर SN2 रिएक्शन होगा, SN1 रिएक्शन नहीं होगा। तो यही बात आप लोग आगे देखेंगे कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जो है वो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती। तो क्या होगा, रिएक्शन सिंपली होगा बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी जब एसिटिक एसिड जो है वो आके अटैक करेगा तो साथ फिर टोसाइल ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा और सिंपली रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा और स्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास ये मौजूद है, यहाँ पर एसिटिक एसिड ने आके अटैक किया और वो इसकी जगह पर अटैच हो गया, तो ये दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, तो हमने इसमें कहा कि फिर ये जो है ये जो है वो एंटी डायस्टीरियोमर्स शो कर रहा है। तो वहाँ पर स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट वहाँ से हुआ था जहाँ पर दोनों जो थे बॉन्ड्स वो सिन थे, यहाँ पर बना किससे, एंटी से। तो इसका मतलब है यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुई है, और जहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है हम लोग कहते हैं यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है कि नेबरिंग ग्रुप इज कार्बोक्सिलेट। फॉर एग्जाम्पल अगर नेबरिंग ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलेट हो तो वो किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। इसमें होता क्या है कि आयनाइजेशन किस तरह से होती है कि कोई ना कोई हेलोजन जो है वो अटैक करता है अलॉन्ग विद OH नेगेटिव आयन। अब देखें मैं बताती हूँ इसमें होगा क्या। इसमें जो है ना सिल्वर ऑक्साइड,
या हम कह सकते हैं Ag पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, Ag पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी Ag हम सिल्वर को कहते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो रिएक्ट करेंगे, और क्या होगा, OH जब यहाँ पर अटैक करेगा ना, यहाँ से एक ऑक्सीजन लेगा और वाटर बना देगा। ठीक है, ये निकल गया यहाँ से, और Ag जो है ना ये जाके Br के साथ अटैच हो जाएगा। जब Ag जो है वो Br के साथ जाके अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, अगर आप लोग ये देखें ना, ये क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ गया ना, हमने उसको फ्लिप कर दिया, यानी ये वाला ऑक्सीजन यहाँ चला गया और ये O नेगेटिव नीचे आ गया, और कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर Br के साथ Ag अटैच हो गया, और नेक्स्ट रिएक्शन में फ़ौरन जो है कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आया, नेबरिंग एटम आया, और वो उस पर अटैक करेगा। तो उससे पहले क्या होगा, यहाँ पर एक रिंग बनेगा। रिंग किस तरह से बनेगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कार्बन है ना उसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हमने उसको खोल के दिखा दिया, ये हाइड्रोजन इस तरह से यहाँ पर अटैच हुआ है, और साथ AgBr भी अटैच हुए हैं। तो अब होता क्या है कि जो सिल्वर आया था ना, ये ब्रोमीन को लेके यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब ब्रोमीन को लेकर रिमूव होगा, किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन है, ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए ब्रोमीन के साथ बॉन्ड तोड़ देगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो इससे बॉन्ड बनाना ज़्यादा फायदेमंद है। तो कार्बन जो है वो फॉरन ब्रोमीन से बॉन्ड तोड़ेगा और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। जब ब्रोमीन से बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ से क्या रिमूव होगा, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, और ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड बना लेगा। जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी एक 3 मेंबर्ड रिंग की शक्ल बन गई है। ठीक है, यहाँ पर एक 3 मेंबर्ड रिंग बन गया, इसको हम लोग कहते हैं लेक्टोन। इस 3 मेंबर्ड रिंग को हम लोग कहते हैं लेक्टोन, और अगर यहाँ पर O की जगह पर NH प्रेजेंट होता तो इसको हम कहते हैं लेक्टम। ठीक है, अब 3 मेंबर्ड रिंग जो है ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि जब ओपन कैसे होगी, जब यहाँ पर कोई ना कोई OH नेगेटिव आके अटैक करेगा। यहाँ पर OH नेगेटिव आया, इसने आके यहाँ पर अटैक किया और साथ अटैच हो गया। अब आप लोग इस वाले मॉलिक्यूल में और इस वाले मॉलिक्यूल में अगर फ़र्क देखना चाहें तो सिर्फ ये नज़र आएगा कि ब्रोमीन की जगह पर OH आके अटैच हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले भी इन्वर्जन हुई, यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुई ना। ठीक है, और फिर नेक्स्ट दोबारा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुई, तो 2 इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस हुई, तो हमने कहा ओवरऑल रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में उन्होंने फिर वही बात की हुई है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं ना स्टीरोजेनिक सैचुरेटेड कार्बन एटम पे, वो अगर रिटेंशन ऑफ केमिस्ट्री शो करें ना, यानी कि जब भी उनमें रिटेंशन होगी ना, तो हम कहेंगे नेबरिंग ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया, और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करता है तो रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाता है। अब नेक्स्ट उन्होंने वही चीज़ें बात की जो मैंने पहले बताई हैं कि कौन से किस्म के ग्रुप्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ईथर्स और अमाइंस जो है वो असिस्ट कर सकते हैं बाय नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। या तो ईथर यूज़ हो रहा होगा या फिर अमाइंस यूज़ हो रहे होंगे यहाँ पे। तो कॉमन थिंग्स क्या हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन रिच कोई ना कोई एटम हो जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो फिर या तो डबल बॉन्ड बनेगा या फिर साइक्लिक इंटरमीडिएट, या फिर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना भी अच्छा होता है, वो भी जो है वो नेबरिंग ग्रुप के तौर पर एक्ट करता है। तो उन्होंने कहा कि सल्फाइड्स आर रेदर बेटर देन ईथर्स। सल्फाइड रिएक्ट विद वाटर मच फास्टर देन NPrCl, but ether react with acetic acid 4 times more slowly than NPROSO2AR। इसका क्या मतलब है, प्रोपाइल, सॉरी PR स्टैंड फॉर प्रोपाइल, आई थिंक सो, हाँ प्रोपाइल इसको स्टैंड करा। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है मैं आप लोगों को सिंपली बता देती हूँ। उन्होंने इसमें कहा क्या है, उन्होंने कहा है कि सल्फर जो है ना वो एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये क्या करेगा, लिविंग ग्रुप को एक्सपेल करने में हेल्प आउट करेगा। अब किस तरह से करेगा, ये हम लोग पीछे पढ़ आए हैं कि सल्फर किस तरह से असिस्ट करता है, डबल बॉन्ड बना लेगा और क्लोरीन को निकाल देगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मिथाइल, हम लोग अभी तक हमेशा यही पढ़ते आए हैं कि जब भी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा ना तो रिएक्शन स्पीड अप होगा, और रिएक्शन हमेशा जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, और क्या होगा कि नेबरिंग ग्रुप हेल्प करेगा, उसको हम कहते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। जब भी कोई नेबरिंग ग्रुप लगा, अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि फिनाइल सल्फाइड लगा हुआ है नेबरिंग ग्रुप, तो वो रिएक्शन फास्ट हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पर जो है ना वो मिथाइल ऑक्साइड लगा हुआ है, तो क्या हुआ है कि रिएक्शन फास्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हम तो अब तक यही पढ़ते हैं नेबरिंग ग्रुप से कि रिएक्शन फास्ट होना चाहिए था, रिएक्शन स्लो क्यों हुआ है, इसकी रीज़न आप लोग देखेंगे। रिएक्शन इसलिए स्लो हुआ है क्योंकि मिथॉक्सी जो है ना, ये मिथॉक्सी ग्रुप जो है ये वाला, इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है साथ, एक बड़ा ग्रुप है ये, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ऑक्सीजन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और बहुत करीब है इसके, तो यहाँ से वो इतने करीब से इसको जो है सपोर्ट नहीं कर सकता। या तो मिथॉक्सी ग्रुप जो है ये थोड़ा दूर लगा हुआ होता ना, फिर ये असिस्ट करता, फिर ये यकीनन ये फास्ट करता रिएक्शन को, और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होती, लेकिन ये इतने करीब से असिस्ट नहीं कर सकता रिएक्शन को, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस रिएक्शन में नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं होगी, और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो जो है वो रिएक्ट करेगा। ठीक है,
तो इसकी बनिस्बत ये कि अगर आप थोड़ी लंबी चेन यूज़ करें और फिर आप मेथॉक्सी ग्रुप लगाएं तो मेथॉक्सी ग्रुप यकीनन पार्टिसिपेट करेगा, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर दिखाया कि रिएक्ट करेगा ROH यानी किसी अल्कोहल के साथ 4000 टाइम्स फास्टर देन दिस वन, क्योंकि यहाँ पर मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने दोबारा यही कहा कि मेथॉक्सी ग्रुप जब लगा हो या फिर कोई नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा हो तो कोई ना कोई रिंग बनती है, या 5 मेंबर रिंग होगी या फिर 3 मेंबर रिंग होगी। तो 3 मेंबर रिंग की तो हम 2-3 एग्जांपल्स पीछे कर आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 5 मेंबर रिंग की एग्जांपल। 5 मेंबर रिंग में क्या होता है कि पार्टिसिपेशन जो है ना 3 और 5 मेंबर रिंग की ये बहुत ज़्यादा होती है। मोस्ट कॉमनली 3 और 5 मेंबर रिंग बन सकते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि 6 मेंबर रिंग्स बने, और बहुत ज़्यादा रेयरली होता है, यानी कि बहुत 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 ज़्यादा कम चांसेस हैं कि 4 या 7 मेंबर रिंग बने। तो अब यहाँ पर उन्होंने हमें एक एग्जांपल दिखाई है जिसमें 5 मेंबर रिंग बन रहा है। 5 मेंबर रिंग किस तरह से बन रहा है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, इसका ऑक्सीजन जो है वो इसके कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और जो है ना लीविंग ग्रुप को लीव करने का कहेगा। मतलब ये लीविंग ग्रुप है, ये पूरा लीव कर जाएगा, और ये जो इस कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा ना ये नीचे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, और ये इसके साथ फिर बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड नीचे आया, मिथॉक्सी ने उसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो कुछ इस तरह का रिएक्शन आप लोगों के सामने आएगा। इसको जिस मर्जी तरह से फोल्ड करके आप लोग लिख लें। तो क्या होगा इसमें कि फिर एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, या फिर कार्बो तो नहीं कह सकते, खैर एक केटाइन या एक इंटरमीडिएट बन जाएगा 5 मेंबर्ड रिंग। अब 5 मेंबर रिंग बनने के बाद क्या होता है कि उस पर एक अल्कोहल आकर अटैक करता है और अटैच हो जाता है साथ। ठीक है, तो ये OR अटैच हो गया। अब हमने क्या कहा है कि इफ़ रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट्स इंडक्टिव इफेक्ट देन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन अकर। अगर तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर रहा है, डेफिशिएंसी अगर मूव कर रही हो विद इन द एटम, या डेफिशिएंसी जो है वो मूव कर रही हो विद इन द मॉलिक्यूल, तो क्या होता है अगर वो डोमिनेट कर जाए इंडक्टिव इफेक्ट के तब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगी, और अगर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाए ना रेजोनेंस इफेक्ट को तब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पीछे हम लोगों ने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर गया था तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं हुई, जैसे ऊपर वाले में ये वाले में तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वहाँ पर नहीं हुई थी। लेकिन अगर जो है रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करेगा फिर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस क्या होती है, हकीकत में मस्टर्ड गैस जो है मस्टर्ड गैस नहीं होती, ये एक लिक्विड होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में होता है। और इसका क्या होता है कि इसकी ओडोर की वजह से, यानी इसकी स्मेल की वजह से, मस्टर्ड की तरह की स्मेल की वजह से इसको हम लोग कहते हैं मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस जो होती है ये लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, और अगर ये हमारी स्किन से एक्सपोज हो जाए, हमारी स्किन जो है इसके साथ एक्सपोज हो जाए तो उस पर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, यानी कि छाले निकल आएंगे। और ये बहुत जो है वो टॉक्सिक गैस होती है और ये हमारे लंग्स को डैमेज कर सकती है। तो मस्टर्ड गैस इतनी टॉक्सिक क्यों है, इसकी टॉक्सिसिटी का जो मेजर कॉज है वो सल्फर होता है। ठीक है, सल्फर एक नेबरिंग ग्रुप है, ये इसकी टॉक्सिसिटी का कॉज होता है और ये एक्सिलरेट करता है अल्काइलेशन रिएक्शंस को। फिर हमारे पास है कि तमाम पार्टिसिपेटिंग ग्रुप्स के पास लॉन पेयर नहीं होते, कुछ के पास डबल बॉन्ड भी होता है, ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि डबल बॉन्ड असिस्ट करेगा। ये वाला डबल बॉन्ड जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर इधर डेफिशिएंसी भी आ जाएगी क्योंकि बॉन्ड ज़्यादा हो गया, नीचे डेफिशिएंसी आ जाएगी। ये कार्बन जो है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और टोसाइलेट ग्रुप जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब इंटरमीडिएट बन गया अब एसिटिक एसिड आके अटैक करेगा और ACO जो है वो अटैच हो जाएगा। तो ये भी सिंपल रिएक्शन, वही चीज़ जो हम लोग पढ़ते आए हैं वही है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है। उसको दो तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग रिंग फ्लिप कर रहे थे ना, हमने 2 बार रिंग फ्लिप की, एक में वो इक्वेटोरियल साइड पर आ रहे थे, एक में जो है वो एक्सियल साइड पर आ रहे थे। तो कुछ इस तरह से 2 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। उसके 3 मेंबर रिंग भी बन सकती है या फिर डीलोकलाइज स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है या डेफिशिएंसी जो है या पॉजिटिव साइन जो है वो किस तरह से, या डबल बॉन्ड जो है वो किस तरह से रोटेट कर रहा है, यानी कि रेजोनेंस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास है एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप क्या होता है कि ऐसा बेंजीन जिसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हुई हो और कोई और ग्रुप अटैच हुआ उसको हम कहते हैं एराइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक बेंजीन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन रिमूव हुई है, उसकी जगह पर R लगा हुआ है, यहाँ पर OH लग जाए, CH3 लग जाए, कुछ भी लग जाए, हम उसको कहेंगे ये एराइल ग्रुप ही है। फिर एराइल ग्रुप के आगे नाम है, जैसे हम लोगों को पता है कि वो बनता है मतलब फिनॉल बनता है। ठीक है, या इस तरह CH3 ग्रुप लगेगा तो टॉलुइन बनता है, या ये चीज़ें। फिर उन्होंने कहा कि एराइल ग्रुप पार्टिसिपेशन, एराइल पार्टिसिपेशन जो होती है वो ज़्यादातर कॉमन होती है सिंपल अल्केन्स की निस्बत में, यानी सिंपल अल्कीन्स नहीं होते मोस्टली डबल बॉन्ड वाले, मोस्टली एराइल ग्रुप्स होते हैं, यानी कि बेंजीन की तरह के रिंग्स होते हैं जो नेबरिंग ग्रुप के तौर पर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, फिनाइल वगैरह। तो इसमें क्या होता है ओवरऑल रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है। किस तरह से हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है बैक ऑफ कार्बन, फिर ये मिथाइल लगा हुआ है फ्रंट ऑफ कार्बन, और ये लगा हुआ है OTS यानी कि टोसाइलेट ग्रुप।
टॉसाइलेट ग्रुप जो है एसिटिक एसिड ने यहाँ पर अटैक किया और ये यहाँ पर अटैच हो गया इस जगह पर। अब इसमें हुआ क्या है ये हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि यहाँ पर डेफिशिएंसी जब क्रिएट होती है ना दरमियान में, हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे जो हमारी लास्ट स्लाइड है उसमें इसका मैकेनिज्म है। डेफिशिएंसी जब क्रिएट होती है ना वो पूरी डेफिशिएंसी पूरे मॉलिक्यूल के अंदर मूव करती है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है ये। और रिएक्शन जो होता है वो उसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन है, क्योंकि इसमें जो है वो एरोमेटिक एक कंपाउंड है जिसमें सब्सटीट्यूशन हुई है। और नेक्स्ट क्या है कि रेदर लाइक एन इंट्रामोलिकुलर फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन विद अ डीलोकलाइज्ड इंटरमीडिएट ऑफन टर्म्ड अ फिनोनियम आइन। फिनोनियम आइन हम उस आइन को कह रहे हैं जो दरमियान में बनेगा, उस इंटरमीडिएट को जो हम आगे देखेंगे रिएक्शन में। तो ये हमारे पास है मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में आप लोग सिंपली देख सकते हैं कि क्या हुआ, यहाँ से डबल बॉन्ड ने पार्टिसिपेट किया, इस मिथाइल वाले कार्बन के ऊपर अटैक किया इस वाले कार्बन के ऊपर, और यहाँ अटैक करने से क्या हुआ है कि टोसाइलेट ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गया, इस कार्बन ने जो है वो बॉन्ड बना लिया इस तरह से। ठीक है, जब इसने इस तरह से बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन की डेफिशिएंसी तो पूरी हो गई लेकिन इसके ऊपर रह गई है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आ जाएगा इस जगह पर, तो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आ गया, पॉजिटिव का साइन आगे मूव करता रहेगा। फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड इस जगह पर आ जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड इस जगह पर आ जाएगा तो ये वाला पॉजिटिव यहाँ, तो मतलब ये रोटेट करता रहता है। डेफिशिएंसी या जो इसके अंदर डबल बॉन्ड है वो रोटेट करता रहता है। और फिर नेक्स्ट में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर OTS हटा है तो यहाँ पर OAC यानी कि एसीटेट आइन लग गया, तो ओवरऑल यहाँ पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुई है। और ये जो ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये वही चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई अभी कि डीलोकलाइज फिनोनियम आइन का क्या मतलब है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये रोटेट कर रहा है इनके दरमियान में। 3 मेंबर रिंग तो बना हुआ है लेकिन डबल बॉन्ड जो है वो रोटेट कर रहा है। और यहाँ पर एक आखिरी चीज़ कि ये जो रिएक्शन जो असिस्ट कर रहा है वो 3 मेंबर्ड रिंग है। होप सो आपको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के बारे में समझ आई होगी। थैंक यू।